नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग मेहमानों से मिलते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं चंदन प्रजापति जी से, जो कि खुद काफ़ी ज्वलंत विषयों पर कविताएं लिखते हैं और उस तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत हैं, बल्कि साथ साथ में वो झारखंड राज्य में साहित्यिक माहौल बनाने के लिए प्रयासरत हैं और कई युवा कवियों को एक मंच प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार और धन्यवाद कीर्ति चौहान आपका, धन्यवाद दूरदर्शन का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है अपनी बातों को और अपनी कविताओं को और अपने जर्नी को आप सबके सामने, समाज के सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इससे पहले कि सर हम बात करें कि आपके काम करने का प्रोसेस क्या है और किस तरीके से आप झारखंड के युवाओं को मंच प्रदान कर रहे हैं, उससे पहले सर आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी साहित्य में रुचि हुई। देखिए, ये दो घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं। जी। 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, मैं बहुत छोटा था और 2003 में एक कवि सम्मेलन 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मोराबादी में पब्लिक के लिए हुआ था। जी। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ ले जाकर वो कवि सम्मेलन सुनाया था। वो एक छोटी सी घटना थी जो आई गई वाली बात हो गई। जी। लेकिन मेरे अंदर कुछ ना कुछ था कि हाँ, कविताएं भी कुछ होती हैं जो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और अपनी संवेदनाओं को समाज तक पहुंचाया जा सकता है। जिस वजह से फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में था तब देवल आशीष जी की कविताएं पढ़े, जो कि अब वो दिवंगत हैं, नहीं है, उनसे इंस्पिरेशन मिला। और ये मुझे लगता है कि दोनों घटनाएं जो हैं अगर नहीं होती तो शायद मैं कभी नहीं होता। जी सर, अगर आपके काम करने का प्रोसेस जानना चाहें कि कैसे सबसे पहले आपको ये आइडिया आया कि जो आपकी संस्थान एक्सप्रेसो जिसको आपने बनाया और उसके बाद फिर झारखंड के युवाओं को मंच देने का जो काम करना आपने शुरू किया, उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जब मैं झारखंड वापस आया तो यहाँ पे मुझे लगता था कि साहित्य का सौ भी नहीं उपजता, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों से मिला जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं समाज और साहित्य के लिए, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है। जी। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी चीज़ें कि यहाँ के लोग लिखने वाले हैं, टैलेंट और विधा की कमी नहीं है। जी। प्रतिभा की भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो मंचों की कमी है, प्लेटफॉर्म्स की कमी है। तब इस कमी को दूर करने के लिए हमने एक मंच बनाया एक्सप्रेसो के नाम से कि अपनी अभिव्यक्ति को जो है आप एक्सप्रेस करें उसमें। जी। एक्सप्रेसो के नाम से तो रांची में फिर हमने पहला ओपन माइक करा था। उसके बाद धीरे धीरे हर महीने ओपन माइक होने लगे और ऐसा हुआ कि अब ओपन माइक का जो है वो कल्चर सेट हो गया, जिस वजह से युवाओं में एक बदलाव आया कि वो साहित्य की तरफ जो है भले ही शौक में, लेकिन धीरे धीरे वो जो है जुड़ने लगे। जी, तो हम कह सकते हैं कि ओपन माइक का जो कल्चर हमारे झारखंड राज्य में है उसके पायनियर्स हैं आप और कई सालों से आप इस काम को कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि चैलेंजेस अगर आपको इस काम में अगर कुछ देखने के लिए मिले हो तो। हाँ, चैलेंजेस तो बहुत रहे। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आती थी कि ये ओपन माइक होगा क्या, करेंगे कैसे। जी। जब हम वेन्यू किसी से मांगने जाते थे, वेन्यू की बात करने जाते थे, तो उनका रिस्पॉन्स ही बहुत ठंडा होता था। ये करोगे क्या यार, कैसे करोगे, ये चीज़ें हैं क्या। हालांकि वो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल चीज़ें थी उस समय 2017-18 के आसपास। जी। लेकिन रांची और झारखंड जैसे कस्बे वाली जगह में इसका कोई भी ये प्रेम और कोई भी इंस्पिरेशन नहीं था। धीरे धीरे एक मेरे मित्र है जिनका रेस्टोरेंट है, उन्होंने अपनी जगह दी, रूफटॉप पे रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट है। धीरे धीरे वहाँ पे हमने एक बड़ा हिट, पहला ही कार्यक्रम बहुत हिट करा, जिसमें लगभग 58 से 60 बच्चे आए। 58 से 60 बच्चों में से 40 बच्चे सिर्फ परफॉर्मेंस थे। तो उसमें छांटा, हमने देखा कि कौन कौन से बच्चे किसमें प्रतिभा है आगे जाने का। हमने देखा धीरे धीरे, फिर उनको ट्रेनिंग दी और आज कुछ बच्चे हैं जो आज राष्ट्र में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। जी, आप झारखंड लेखक संघ के भी एक्टिव मेंबर हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो कैसे काम करती है और आप उससे कैसे जुड़े। जी, 2018-19 में जब मैं एक्सप्रेसो बहुत बड़ा हिट हो चुका था, नाम बन चुका था, तो उनके जो फाउंडर्स थे झारखंड लेखक संघ के, ये वो 2003 की संस्था थी, उन्होंने मुझे फिर उसमें बुलाया, मेरी विधा देखी, काम देखा, 2-3 वर्कशॉप जो हम करते हैं, हम बच्चों को सिखाने के लिए ट्रेनिंग भी देते थे एक्सप्रेसो में, तो वो उन्होंने देखा।
हमारा काम देखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने झारखंड लेखक संघ में मुझे बुला लिया और आज जो है मैं पिछले 2019 से अभी तक झारखंड लेखक संघ का अध्यक्ष हूँ। और इस ये में झारखंड लेखक संघ में ये तरक्की, ये प्रगति हुई है कि अभी सिर्फ और सिर्फ पूरे झारखंड से 500 बच्चे हैं जो कि लिखने वाले हैं और जिनका काम और नाम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं अपने पास। चंदन जी, आप खुद कविताएं भी लिखते हैं, तो अगर आपके कविताओं को लिखने के ऊपर बात की जाए तो आप किसको अपने इंस्पिरेशन मानते हैं? किसकी कविताएं देख करके आपको लगता है कि इनके जैसा लिखना है? देखिए, अगर स्पष्ट बात की जाए तो तुलसीदास को तो कोई नकार नहीं सकता जी। उनकी लिखी हुई कविताएं या महाकाव्य वो सीधे मानस में जाती हैं और वो ग्रंथ का रूप ले चुकी हैं। कबीर को भी, ये दोनों मेरे पुराने में बहुत इंस्पिरेशन है और मैं उनको पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो हमेशा नई ऊर्जा से भर जाता हूँ। जब भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही द्वेष हो गया है समाज में, बहुत कलेश हो रहा है, तुलसीदास की कविताएं, तुलसीदास का महाकाव्य जो है रामचरितमानस, वो पढ़ने में अलग ही आनंद आता है और फिर नई जो दिशा, नया रास्ता मिल जाता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। और आज अगर नए में कहा जाए, आज की विधा में, तो रामधारी सिंह दिनकर को कौन नहीं जानता। वो इस क्षेत्र के, मुझे अगर देवता कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो रश्मि रथी उन्होंने लिखा, आज से मुझे लगता है 50 साल के बाद वो महाकाव्य नहीं, वो भी ग्रंथ के रूप में पढ़ा जाएगा, क्योंकि उनकी लेखन शैली और जो उन्होंने समाज को उसके द्वारा रास्ता दिखाया है जीवन जीने का, ये भी एक ग्रंथ से कम नहीं है। एक नरेंद्र मिश्र हैं जो अभी दिवंगत हो गए, सर नहीं रहे, बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने गोरा बादल के ऊपर कविता लिखी। एक ही बार मेरा उनसे मिलना हो पाया है, लेकिन 80 वर्ष की उम्र में भी वो प्रतिभा और ऊर्जा के इतने धनी कि हमारी ऊर्जा कम लग रही थी उस टाइम पे। सर, हम कहते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, तो समाज को कैसे प्रभावित करता है साहित्य? देखिए, अब अगर कड़वा है लेकिन सच है, अब 10 साल में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि कविता और साहित्य, ये दोनों चीज़ें अब जन सरोकार की नहीं रही। ये चुभने वाली बात है, लेकिन बात ये सच है। अब कविता एक निश मार्केट के लिए हो गई है, एक अलग लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी समाज में रेपुटेशन है, वो लोग बैठ के कवि सम्मेलन सुनते हैं, साहित्य सुनते हैं, उनके नॉवेल्स बिकते हैं, उनके नॉवेल्स खरीदे जाते हैं। लेकिन इन सारी कविताओं में, इन सारे नॉवेल्स में, साहित्य में कहीं भी किसी भी बिरजू की पनवाड़ी वाले की समस्या नहीं दिखाई जा रही जी। ये कष्ट है। इसीलिए आज साहित्य जो है वो एक ऊंचे तबके के लोगों के लिए हो गया। लेकिन पहले, आज से आप 10 बरस 15 बरस पहले जाएं, साहित्य नुक्कड़ में सुना जाने वाला चीज था जी। कविताएं जो है नुक्कड़ में बैठ के की जाती थी। रामधारी सिंह दिनकर, दीनबंधु निराला, देवल आशीष, ये सब नुक्कड़ से निकल कर आए हैं। इवन अगर आप देखें, आज कुमार विश्वास सर इतना बड़ा नाम है, आज उनके वजह से कविता और कवि सम्मेलन की इंडस्ट्री है, वो भी नुक्कड़ की देन है। वो भी किसी पनवाड़ी के बाहर, चाय वाले के बाहर अपनी कविताएं सुनाने वाले की देन है। अपने बारे में वो भी कहते हैं कि वो नुक्कड़ में अपने गांव में कविताएं सुनाते रहते थे, कविताई करते थे। और आज ये है कि उनके वजह से इंडस्ट्री है। लेकिन ये जब तक हम जन सरोकार की कविताएं नहीं लिखेंगे, किसी मजदूर की बात नहीं लिखेंगे, किसी किसान का दर्द नहीं लिखेंगे, किसी रेहड़ी पटरी वाले का मर्म नहीं लिखेंगे, तो हमारा और हमारे समाज का कविता पढ़ना, कविता कहना और कविता सुनना बहुत बेकार है, बेमानी है एकदम। आप इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ अचीवमेंट्स, अगर अचीवमेंट्स की कुछ बात करें तो क्या कुछ अवार्ड्स आपको मिले हैं अभी तक? जी, अगर नेशनल अवार्ड्स में कहा जाए तो मुझे यंग आइकॉन अवार्ड मिला था दिल्ली में कवि शंभू शेखर जी के द्वारा जी, राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है ये। और अभी यंग अचीवर्स अवार्ड में मुझे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के हाथों झारखंड में साहित्य के ऊपर काम करने के लिए एक अवार्ड दिया गया। बाकी तो स्टेट लेवल पे कुछ अवार्ड्स हैं जिनका नाम भी लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि समय की सीमा है जी। सर, अगर बात करें झारखंड राज्य में, क्योंकि आप बात कर रहे थे कि ज्वलंत विषयों पर कविताएं लिखने की बहुत ज़रूरी है, किसानों का मर्म लिखने की बहुत ज़रूरत है, अगर सिर्फ झारखंड सेंट्रिक बात करें तो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आपको लगता है कि जागरूकता की ज़रूरत है? देखिए, ये मैं अगर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सवाल आपने इस मंच से पूछा है जी। क्योंकि आपके दर्शक हैं और वो सुनते हैं
वो मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऊंचे लोग भी हैं, सबके पास ये कविता, ये बात जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1919 13 जनवरी 1919 सबको मालूम है जी। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और बहुत विभत्स हुआ जी। एक ही दरवाजे से घुसकर जनरल डायर ने भारत माँ के लालों को, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी शामिल थी, बेदर्दी से, निर्ममता से हत्या की जी। संपूर्ण विश्व इस बात को जानता है। परंतु इससे 20 वर्ष पूर्व, ठीक 20 वर्ष पूर्व, मार्च में 1899 में झारखंड में आज खूंटी जिला पड़ता है, आज से 5-7 बरस पहले ये रांची जिला में था जी। है ना, क्योंकि खूंटी जिला अलग नहीं हुआ था। ये डोमबारी बुरू नाम की एक जगह है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से मात्र 2 किलोमीटर दूर जी। एक पहाड़ है। भगवान बिरसा मुंडा भी वहाँ पे सभा कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से रात को, कि अंग्रेजों से अपनी संपत्ति को, अपने राष्ट्र को, अपनी मातृभू को रक्षित कैसे रखा जाए जी। परंतु सबको पता है कि जयचंद तो हर जगह होते हैं। किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी, अंग्रेज उसी रात को उस पहाड़ी को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर करके निर्ममता से गोली चलाई, निर्ममता से हत्या की। लगभग 100 लोग से ऊपर मारे गए, लेकिन नाम सिर्फ 3 लोगों का दर्ज हुआ, जिनमें गया मुंडा और भी लोग शामिल हैं। ये हमारी विडंबना है कि झारखंड में उस समय पे साहित्य नहीं था जी। कोई इतिहासकार नहीं थे, वरना 20 वर्ष पूर्व तस्वीर कुछ और होती। हमारे राष्ट्र के सपूतों ने जो शहादत दी उस समय, जिन महिलाओं ने शहादत दी, जिन बच्चों ने शहादत दी जी। अबोध बच्चों ने शहादत दी, उनकी शहादत का कोई मतलब ही नहीं रह गया, उनका नाम तक अंकित नहीं है। आज दुनिया जानती कि झारखंड जो है, कभी भी ऐसा होता है, आपको बता रहा हूं मैं कि 1857 की क्रांति हम लोग सब जानते हैं ना, सब जानते हैं ना। अभी लिखित प्रमाण है कि 1853 ईस्वी में हुल विद्रोह के नाम से, उलगुलान के नाम से जी। तिलका मांझी ने भारत के, झारखंड के, भारत के ही आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, क्रांति की, उलगुलान किया जी। लेकिन आप एक बात बताइए, उससे 5 साल बाद होने वाली घटना ये होनी चाहिए थी और है, अच्छी चीज़ है, कहीं भी तिलका मांझी का नाम अंकित नहीं है। सिर्फ हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ते हैं 10th क्लास में, बस, और कुछ नहीं। अगर साहित्य होता यहाँ पे, अगर इतिहासकार होते यहाँ पे, अगर कविता ही यहाँ पे होती, मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा जो है वो एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ बहुत अच्छे कवि थे। वो मुंडारी कुड़ुक भाषा में बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, और उनकी एक कविता भी है कि ओ बया तू चली जा, चली जा, चली जा, यहाँ तेरा कोई सहारा नहीं। ये कविता जब वो जेल में थे, लोग कहते हैं कि वो टीबी से मर गए। मेरा मन या किसी का मन नहीं मानता कि वो टीबी से मरे होंगे। यातना दे दे करके उनको मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, ताकि कोई और जो है राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाने वाला न रहे। परंतु अगर यहाँ उस समय कविता होती, साहित्य होता, साहित्य का बाजार होता, तो आज अलग ही परिदृश्य होता। हम कविताओं में, हम किताबों में पढ़ रहे होते कि पहला उलगुलान, पहली क्रांति जो है तिलका मांझी द्वारा किया गया जी। सर, आप बात कर रहे हैं कि उस समय अगर साहित्य होता तो कविताएं लिखी जा सकती थी, पर आप अभी भी उनके उस हिस्ट्री पर अभी भी लिख सकते हैं, और आपने बिरसा मुंडा पर आपने एक कविता भी लिखी है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को निश्चित तौर पे मैं ये आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जैसे भगवान बिरसा मुंडा पे तो कविता लिखी है। मैं संपूर्ण देश में जहाँ भी जाता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि अपने पूरे के पूरे मंचन के बाद आखिरी में ये कविता जरूर पढ़ूँ और भगवान बिरसा मुंडा का संदेश जो है संपूर्ण राष्ट्र को दे सकूँ जी। परंतु एक बात यहाँ पे ये है ना कि अगर वहाँ पे, मैं पिछली बात पे ही आ रहा हूँ कि अगर वहाँ पे साहित्य होता, इसी का प्रयास है हमारा, झारखंड लेखक संघ यही प्रयास है जी, कि अब जो है नवांकुर पैदा हो, नवसिंह आए, और कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से झारखंड के मर्म को, देश के मर्म को संपूर्ण देश के सामने रखें जी। ये अति आवश्यक है आज के समृद्ध में। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि प्रेम एक शाश्वत कार्यक्रम है, वो करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, राम ने तो लंका जला दी, रावण को मार दिया प्रेम के लिए, परंतु आज का प्रेम और आज से 300 साल पहले का प्रेम लगभग बराबर हो चुका है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के पास भी था, वो घर बसाते, प्रेम को चुनते,
शहीद आजम भगत सिंह के पास भी थी जगह, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के पास भी थी समय, वो भी श्रृंगार प्रेम चुन सकते थे। तिलका मांझी, फूलो झानो, नीलांबर पीतांबर, इन सब ने एक प्रेम को चुना, वो था संघर्ष और राष्ट्र के प्रति समर्पण जी। ये अति आवश्यक है। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा धर्म है। और आज यही परिदृश्य है, संपूर्ण युवा जो है आज वो प्रेम में है, परंतु एक राष्ट्र का भी प्रेम होना चाहिए। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ भगवान बिरसा मुंडा के कविता को गाने का प्रयास करता हूँ कि उलगुलान, कि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। कि अस्मत माँ की, ये कविता उस टाइम की है जब भगवान बिरसा मुंडा जेल में थे और अपनी माँ को याद कर रहे थे, भारत माँ को। और वो क्या सोच रहे होंगे, उनकी यही सोच, उनकी यही फीलिंग जो है, यही संवेदना जो है मैंने इस कविता में प्रकट करने का प्रयास किया है कि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। और अस्मत माँ की फिरंगी लूट रहे, अस्मत माँ की फिरंगी लूट रहे और शांत सौम्य तुम खड़े रहे। अस्मत माँ की फिरंगी लूट रहे और शांत सौम्य तुम खड़े रहे। अब कुल्हाड़ी न बोलेगी, न तीर कमान ही चीखेगा, वनों की रानी चाला माँ के आंसू ना कोई पोछेगा। दसम बुंड सोना हाथों से न सिंह कोई दहाड़ेगा, भारत माँ के चरणों में न शीश कोई चढ़ाएगा। तुमको माई सरना फिर कोसेगी, सर इल्जाम तुम्हारे आएगा कि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। और इसका एक अंतिम बंद है जो हम अपनी तरफ से भगवान बिरसा को मुंडा को समर्पित करते हैं कि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। कि तुम लाख मार लो बिरसा को, कि तुम लाख मार लो बिरसा को और लाल करो डोम्बारी को। तुम लाख मार लो बिरसा को और लाल करो डोम्बारी को, गोली छाती में हमारे ठूस दो तुम और लगाओ ग्रहण आजादी को। हर हाथ से हंसुआ निकलेगा, हर हाथ से हंसुआ निकलेगा, हर सांस में बिरसा चमकेगा। राय फनी मुकुट फिर आएंगे, महाराजा मदरा मुंडा दोहराएगा। राज्य स्थापित होगा फिर से, वही झारखंड कहलाएगा, वही झारखंड कहलाएगा। और तुमको आजादी पुचकारेगी, तुमको आजादी पुचकारेगी, उनकी आरती माँ भारती उतारेगी। हौसला खुद दिया दिखाएगा, हौसला खुद दिया दिखाएगा, क्योंकि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। बहुत ही अच्छी कविता थी सर, और यहाँ बैठ के मैं आपका जो पैशन है ना राज प्रेम के लिए, मैं कह सकती हूँ वो फील कर सकती थी। सर अगर आगे बढ़ते हैं, और बिरसा मुंडा की जब हम बात कर रहे हैं तो उस पर आप एक मूवी भी बना रहे हैं, जो उस बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये बात पता है। हमने ये डोम्बारी बुरु की बात करी हमने अभी। इस डोम्बारी बुरु में हमने 8 मिनट का स्क्रिप्ट अभी तैयार करा है जी। ये शॉर्ट फिल्म बनेगी। और जो डोम्बारी बुरु में चीज़ें हुई हैं, जो विभत्स हत्याकांड हुआ है, राष्ट्र के, भारत माँ के बच्चों पर जो अत्याचार हुआ जी, जो शहादत हुई। मैं एक बार गया था वहाँ पे उली हाथू गांव में, वो लोग अभी तक हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, वो कुड़ुक भाषा में ही बात करते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि माँ का शरीर पड़ा हुआ है और बच्चा उसके सीने पे है, वो बैठ के रो रहा है। ये स्थिति तक वहाँ पे हुई। अब ये कोशिश हम कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी 15 नवंबर को जो है राज्य का स्थापना दिवस पर और भगवान बिरसा मुंडा की तिथि पर हम जो है इस मूवी को, इस शॉर्ट फिल्म को रिलीज करेंगे। और इसके माध्यम से डोम्बारी बुरु में, यानी कि झारखंड में और राष्ट्र में जो अत्याचार हुए हैं, उसकी एक कड़ी जो है राष्ट्र के सामने समर्पित और राष्ट्र के सामने रखने का प्रयास करूंगा, ताकि इनको भी पता चले कि संयुक्त बंगाल कह ले या बिहार कह ले या झारखंड कह ले, वो कभी भी मातृभू के लिए शहादत देने में पीछे नहीं हटे हैं। सर अगर हम वापस आते हैं, साहित्य की बात करते हैं, तो अभी आप बता रहे थे कि झारखंड राज्य में जब तक साहित्य का माहौल नहीं हो सकता, जब तक कि हमारे यहाँ की जो लोक भाषाएं हैं उनमें कविताएं ना पढ़ी जाएं। तो अगर हम बात करें कि अगर आप साहित्य का माहौल बनाना चाह रहे हैं, हिंदी में तो कविताएं हो ही रही हैं, उसके लिए भी आपने बहुत प्रयासरत हैं आप और बहुत काम किया है, पर अगर हमारे यहाँ की लोक भाषाओं में अगर आप कविता पाठ की बात करें तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम झारखंड लेखक संघ में 5 इकाइयाँ हैं जी, इंग्लिश में कह सकते हैं विंग्स है। नागपुरी, खोरठा,
है ना, और आपका कुड़ुक, मुंडारी और भोजपुरी। क्योंकि भोजपुरी जो है वो कहते हैं बिहार की भाषा है जी। लेकिन वो बिहार की भाषा तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन पलामू, गढ़वा, जपला, ये 3 जिले जो हैं, इन 3 जिलों में, इन 3 स्थानों में भोजपुरी बहुतायत में बोली जाती है। तो ये झारखंड की भी भाषा है जी। तो इन सब की अलग अलग इकाइयाँ हैं, ये अलग अलग इकाइयाँ अपने भाषा शैली पे काम कर रही है। नागपुरी में हमारी एक बच्ची है गुड़िया कुजूर, वो नागपुरी के लोक गीतों के ऊपर काम कर रही है और वो जो है बाकायदा हमारा शूट होता है और उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है लोकगीतों की और हम रिलीज भी करते हैं और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। आधुनिक गीत तो नहीं, ये लोकगीतों को बचाने का प्रयास है और लोकगीत पे रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। हमारा एक बच्चा है 12th का, प्रकाश बड़ाई का, उसकी विधा को देख के कह नहीं सकते कि वो 12वीं क्लास का बच्चा है। उसकी अभी एक एल्बम आने वाली है जिसमें से 3 गाने नागपुरी हैं, 2 गाने हिंदी हैं और भोजपुरी में भी काम चल रहा है। हमारा अभी टाई अप हुआ है यायावरी प्रोडक्शन हाउस से। यायावरी, अच्छा। यायावरी वाया भोजपुरी, ये बड़ा बैनर है भोजपुरी का और इसमें हमने 1 2 3 6 बच्चे जो है एज एन आर्टिस्ट दिए हैं। एक राम भजन में 4 बच्चे और 2 बच्चे जो है आपका एक लव सॉन्ग के शूट में। अभी लव सॉन्ग जो है खिलल चांदनी के जैसन वो रिलीज हो चुकी है, वो भी यायावरी के बैनर पे यायावरी ने शूट करा, हमारे बच्चों को काम दिया। ये झारखंड लेखक संघ के लिए बहुत गर्व की बात है और झारखंड के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि बाहर के प्रोडक्शन हाउस आकर के हमारे बच्चों की प्रतिभा को देख करके हमारे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। जी सर, आप वर्कशॉप्स भी लेते हैं, कविताएं लिखना भी सिखाते हैं, उस बारे में अगर आप बताना चाहें वर्कशॉप्स के बारे में और कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, युवा जो लिखते हैं और आपके साथ अगर काम करना चाहते हैं तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? ये अच्छी बात है। देखिए क्या है कि हम लोग ये तो जानते ही हैं लिखना सबको आता है जी। आप एक चीज़ समझते हैं ना, ये बड़ी डीप बात हो जाएगी। जैसे हमारी आत्मा है और हमारा शरीर है, दोनों का संगम ही जीवन है जी। और अगर आत्मा शुद्ध है तो शरीर सुंदर हो जाता है, परंतु आत्मा अगर शुद्ध नहीं है तो वो शरीर कितना भी आप लीपा पोती कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, आपको लोग पसंद नहीं करते। कविता के क्षेत्र में भी कविता की भी बात यही है, साहित्य की भी बात यही है। आत्मा यानी कि भाव यानी कि संवेदना शुद्ध होनी चाहिए। अगर ये शुद्ध है, ये संवेदना जन सरोकार से है, सरकार से है या किसी भी व्यक्ति की संवेदना को प्रदर्शित करती है परिपूर्णता से, शुद्धता से, तो ये शुद्ध है और कविता को, साहित्य को इसके बाद अच्छी बनाई जा सकती है, सुंदर बनाई जा सकती है, जैसे काया को सुंदर बनाया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ें डाली जा सके। वर्कशॉप के थ्रू हर महीने वर्कशॉप करते हैं हम लोग, तो जिसमें वो नए विचार, नए भाव का उद्भव कर पाए। और उसके बाद ग्रामर की भी क्लासेस होती हैं, व्याकरण की। अगर आप हिंदी में है तो हिंदी की ग्रामर की क्लासेस, अगर आप गज़ल लिखते हैं तो गज़ल में 2-3 टीचर्स हैं हमारे पास, वो भी हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा। एक भी चार्ज नहीं, सारे खर्च जो, मैं खुद कवि हूँ, मेरे कवि सम्मेलन की तरफ से जितने भी पैसे आते हैं सब मैं इसमें झोंकता हूँ ताकि यहाँ के बच्चों को जो है यहाँ के बच्चों को उचित मंच मिल पाए। क्योंकि यहाँ का परिदृश्य ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास पैसे हैं। हमारा तो काम यही है ना कि जो जन सरोकार के, जो नीचे तबके के, जो रोजमर्रा के जीवन जी रहे हैं, उनको साहित्य से जोड़ा जा सके जी। तो इसलिए हर महीने वर्कशॉप होता है और 2-3 महीने में एक बड़ा वर्कशॉप होता है जिसमें मंचन भी सिखाया जा सकता है जी। हम इसमें 2 ट्रेनर्स हैं जो मंचन सिखाते हैं कि अगर आप मंच पे हैं तो आपकी कविताएं कैसे बोलनी चाहिए जी, ताकि दर्शकों के और श्रोताओं के दिल तक पहुंच पाए, मन तक पहुंच पाए और समाज में कोई पॉजिटिव बदलाव आ पाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चंदन जी ना ही सिर्फ अपने लिए कविताएं लिखते हैं और जागरूकता फैलाने के लिए कविताएं लिखते हैं, बल्कि इन्होंने एक स्पेस बनाया है हमारे झारखंड के युवाओं के लिए कि वो भी आएँ और ना ही सिर्फ इसमें सिर्फ प्रतिभा दिखाने के लिए बल्कि करियर बनाने के लिए भी इन्होंने स्कोप जनरेट किया है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साहित्य में झारखंड राज्य में एक नई दिशा दे रहे हैं चंदन जी। इसी तरीके से हम हर हफ्ते ऐसे ही मेहमानों को लेकर के आते हैं जो किसी न किसी फील्ड में समाज में प्रयासरत हैं बदलाव लाने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का जो एपिसोड है वो आप दूरदर्शन के YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और आप अगर उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो दूरदर्शन के किसी भी कार्यक्रम को आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में, तब तक के लिए जोहार।